सॉलिड स्टेट का और सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का तुमने ये पेपर दिया था, उसमें देखो पहला ही सवाल तुम्हारा गलत हो गया है। तो एक बार देख लेते हैं कि इस सवाल में तुमसे क्या एरर हुई है और इस सवाल को कैसे डील करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है, तो उसमें तुक्का नहीं मारना है हमें कि इसको पोलर घोषित कर देते हैं और इसको नॉन पोलर घोषित कर देते हैं। पूरे साल भर केमिस्ट्री पढ़े हो, बहुत अच्छे से पढ़े हो, तो उसका यूटिलाइजेशन करो। ठीक है, नियम बहुत ही सिंपल सा है। अगर कोई कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट है अगर, तो वो चीज़ कहलाएगी पोलर, और अगर उसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में वो चीज़ कहलाएगी नॉन पोलर। अब ये सवाल वही व्यक्ति अटेम्प्ट कर सकता है जिसको डाइपोल मोमेंट निकालना आता हो और जिसको डाइपोल मोमेंट के बेसिक आइडियाज़ क्लियर हो, जो कि हम लोगों ने 11th क्लास के चैप्टर में पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शंस मुझको दिए हैं, तो इन चारों ऑप्शंस में अगर मुझे पता लगाना है कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, तो कैसे पता लगाएंगे? आप स्ट्रक्चर्स बनाओ उनके जैसे CO2, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो कार्बन एक सेंट्रल एटम है, डबल बॉन्ड ओ, कोई लोन पेयर्स नहीं है सेंट्रल एटम पे। अगर ध्यान से देखो तो ये एक सिमेट्रिकल आपका कंपाउंड है। अगर हम लोग इसके डाइपोल के डायरेक्शंस की बात करें तो इसके डाइपोल के डायरेक्शंस कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो दोनों डाइपोल के डायरेक्शंस इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनकी जो भी वैल्यूज़ होगी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, इसीलिए यहाँ पे जो नेट डाइपोल क्रिएट होगा वो होगा 0। तो ये कंपाउंड जो है CO2, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब तुम्हें 11th क्लास का जो केमिकल बॉन्डिंग है वो आता होगा। 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन होगी, तुम्हें कैसे डाइपोल में काम करते हो तुम्हें ये सब पता होगा, तो ये सवाल बहुत ईजिली बन जाएगा। अब जैसे बातचीत करते हैं पानी को लेकर, वाटर, तो पानी का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं डाइपोल के डायरेक्शंस ड्रॉ करूँ तो इसके डाइपोल के जो डायरेक्शंस होंगे ये ऐसे रहेंगे। अब देखो इसमें मैंने सिर्फ O और H वाले जो डाइपोल्स हैं सिर्फ उसके डायरेक्शन ही दिए, मैंने लोन पेयर के नहीं दिए। अगर मैं लोन पेयर के डायरेक्शंस दूंगी तो और भी कुछ तुमको पता चलेगा, बट फिलहाल अगर मैं सिर्फ H के भरोसे ये क्वेश्चन सॉल्व करूं तो तुम्हें ये पता चल रहा है कि इस बार ये दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल ऑफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लोन पेयर बना लूँ तो लोन पेयर का डाइपोल ऐसा ऊपर की तरफ होगा, ऑक्सीजन टू लोन पेयर होगा उसका डायरेक्शन। तो इस बार चीज़ें कैंसिल नहीं हो रही, बल्कि इस बार चीज़ें क्या हो रही हैं आप लोगों की, डाइपोल है उनमें, तो यस इसमें डाइपोल मोमेंट रहेगा और जिसमें डाइपोल मोमेंट रहता है वो चीज़ पोलर होगी। ठीक है, तो वैसे तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है क्योंकि क्वेश्चन में उसने नॉन पोलर ढूंढने को कहा था और हम लोग ऑलरेडी नॉन पोलर ढूंढ चुके हैं CO2, बट स्टिल बाकी ऑप्शन से भी एक बार वर्कआउट कर लेते हैं। जैसे SO2 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, SO2 का स्ट्रक्चर CO2 के जैसा नहीं होगा क्योंकि सल्फ़र के पास सेंट्रल मेटल एटम के पास लोन पेयर रहेंगे जो कि कार्बन के पास लोन पेयर नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे केस में ये मत सोचना कि अरे CO2 का जो स्ट्रक्चर है वैसे का वैसा ही सेम स्ट्रक्चर हम लोग किसका बना देते हैं, SO2 का भी बना देते, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। SO2 में डबल बॉन्ड O रहेगा ही रहेगा, साथ में एक लोन पेयर भी रहेगा। तो अगर डाइपोल का डायरेक्शन इसमें हम लोग मार्क करें तो इसमें डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होगा ये हमको पता होना चाहिए। सल्फ़र से ऑक्सीजन की तरफ रहने वाला है, सल्फ़र से ऑक्सीजन की तरफ। अब ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि सल्फ़र टू ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन टू सल्फ़र? हमेशा डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से आप लोगों के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रहता है। तो सल्फ़र क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, देयरफॉर डाइपोल का डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग है। लोन पेयर के भी डाइपोल होते हैं और हर सिचुएशन में लोन पेयर का जो डाइपोल होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि सल्फ़र टू लोन पेयर ये सिचुएशन रहने वाली है। अब देखो यहाँ पर जो ये वाला डाइपोल है तुम्हारा, एक मिनट, ये वाला जो डाइपोल है आप लोगों का,
ठीक है, ये वाला जो डाइपोल है, ये वाला डाइपोल और ये वाला डाइपोल, ये दोनों सल्फ़र और ऑक्सीजन है, सेम है। दोनों के डायरेक्शंस क्या हैं, अलग हैं, ठीक है, बट वो दोनों एक सर्टेन एंगल पर है, वो 180 डिग्री पर नहीं, दोनों के बीच में एक सर्टेन एंगल फॉर्म हो रहा है। तो जिसकी वजह से इस बार डाइपोल पूरी तरीके से ज़ीरो नहीं होगा, एज वेल एज लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से भी कुछ ना कुछ डाइपोल रहेगा। तो यानी कि इस बार डाइपोल मोमेंट रहेगा, और अगर डाइपोल मोमेंट है तो ये कंपाउंड भी आपका क्या है, पोलर। उसके बाद है फिर HCl में एक H है और एक Cl है। H के ऊपर जो तुमने देना है सेंट्रल मेटल एटम, ऑब्वियसली हम कभी H को तो लेते नहीं है, Cl को लेते हैं। तो यहाँ पे अगर डाइपोल का डायरेक्शन में अगर दूंगी तो वो होगा H से लेके Cl। तो तुम खुद सोचो, HCl को यार तुम इतनी बार क्वेश्चन में इस्तेमाल कर चुके हो, H पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, Cl पे पार्शियल नेगेटिव होगा, इसमें तो खुद डाइपोल मोमेंट साफ साफ हमको दिख रहा है। तो इसमें तुमने क्या किया अदिति, HCl को मार्क कर दिया, तो ये गलत हो गया ना। इसका करेक्ट आंसर है CO2, क्योंकि उसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। फिर तुम बोलोगे मैडम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तो H2O का भी है, डेफिनेटली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर H2O का भी है, बट इसीलिए कभी भी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है इसीलिए डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा, ऐसा नहीं कहना। स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होना चाहिए और सारे डाइपोल ने एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए, तो प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर ही समझेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें अपनी नोट्स कॉपी में बहुत सारे मिल जाएंगे, डाइपोल और स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनकी प्रैक्टिस कर लो। वैसे भी केमिकल बॉन्डिंग जो है 11th की CT में आने वाला है। फिर उसके बाद इस फर्स्ट पेज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने गलत किया है वो किया है क्वेश्चन नंबर 12 गलत। क्वेश्चन नंबर 12 तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है, ठीक है। अब मैं बुक ओपन करो, बुक में जब तुम रीडिंग करोगे तो बुक में मैंने भी मार्क कराया है कई बार, और ये चीज़ आई थिंक मैंने 1-2 बार जब यहाँ पे अपन ने मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए तो मैंने जो क्वेश्चन पेपर्स बनाए थे बोर्ड्स के उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन डाला था कई बार कि 1 मार्क के लिए। तो ये वही वाला क्वेश्चन है कि इकलौता मेटल वहाँ उस तरीके से जो जो आपका क्यूबिक यूनिट सेल देता है वो कौन है, पोलोनियम। ये हमारी टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है, मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा ये चीज़ महाराष्ट्र बोर्ड में कहाँ टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है। केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक शायद मेरे डाउनलोडेड नहीं है मेरे इसमें। एक मिनट, थोड़ा गूगल कर लेते हैं, टेक्स्ट बुक शायद मिल जाए, जो देखते हैं जब तक बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिर पेज नंबर फर्स्ट में तुम्हारी और तो कोई गलती हुई नहीं है, बाकी जो गलतियां तुमने की है पेज नंबर 2 में की है। पेज नंबर 2 में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लोग इसके डिफ़ाइन गलत लिखते हैं पेपर में, लोग इसको गलत इंटरप्रीट करते हैं, बहुत ही मतलब कॉमन और फेमस गलती है। क्रिस्टलिन और एमॉर्फस का एक डिस्टिंग्विश होता है, ठीक है, उसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स लिखते हैं, बट उन सारे पॉइंट्स के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट वहाँ पॉइंट होता है जहाँ पे एक शब्द लिखा होता है एन आइसोट्रॉपी। अब ये एन आइसोट्रॉपी का मतलब क्या है, ठीक है। एन आइसोट्रॉपी का मतलब ये होता है कि अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो भी बोलो क्या होगी, चेंज होगी। ये होता है एन आइसोट्रॉपी का मतलब। और ये जो एन आइसोट्रॉपी होती है ये प्रॉपर्टी क्रिस्टलिन सब्सटेंसेस शो करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एन आइसोट्रॉपी क्रिस्टलिन सब्सटेंस शो करते हैं, और जो एमॉर्फस होते हैं, एमॉर्फस वाले लोग इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, इसीलिए एमॉर्फस को बोला जाता है आइसोट्रोपिक। और अगर हम एमॉर्फस की क्या करेंगे, डायरेक्शन को चेंज करेंगे, तो डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होगी, डू नॉट चेंज, ठीक है। आप देखो ये फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ो, उसमें क्या बोल रहा है, बहुत ही ज़रूरी है, वैल्यू ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टी है उसकी जो भी वैल्यू है वो चेंज हो रही है विद डायरेक्शन, ठीक है, वो डायरेक्शन के साथ साथ चेंज हो रही है। अभी अभी हमने कंक्लूजन निकाला कि जो एमॉर्फस होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं और डायरेक्शन चेंज होने से इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब ये जो पहला पॉइंट है ये गलत पॉइंट है और हमें ढूंढना भी था, नॉट ट्रू,
तो तुमने क्या किया है, ये डी पॉइंट मार्क कर दिए, तो डी नहीं है, इसका आंसर ए है। तो एन आइसोट्रोपी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको इग्नोर नहीं करना है, इनमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए अगर कोई इतना प्यारा सा क्वेश्चन आता है तो। फिर नेक्स्ट गलती जो तुमने की अगेन, वो भी बहुत ही खतरनाक गलती कर दी। क्वेश्चन नंबर 24 गलत कर दिया, बताओ। अगेन जो तुम्हारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक है, अब देखो बुक मैं डाउनलोड करती हूँ ज़रा, अगर हो जाए तो ठीक है। केमिस्ट्री क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड PDF देखते हैं। टेक्स्ट बुक एक बार चेक कर लेते हैं, पहला वाला ही। हाँ, अब चलो पहला PDF डाउनलोड हो गया है। इसमें सॉलिड स्टेट का अपन चैप्टर ओपन करते हैं। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि मुझे पोलोनियम भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ दिख जाए। अब ऐसे तो दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने अपनी मेरी जो बुक थी उसमें मैंने मार्किंग कर करके रखी थी, इसमें मुझे मार्किंग इसमें इतनी ईजली तो नहीं दिखेगी, बट स्टिल खैर अभी जो पहले अपना मुद्दा है उससे बातचीत करते हैं। ये देखो, तो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा दिखेगा उसका एक फिगर बना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा दिखेगा तो मैं उसका फिगर बना के दिया है। और इवन तुमने खुद ने ये फिगर ट्यूशन में कितनी बार बनाया है, ठीक है। तो ये मिस्टेक तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं थी कि तुम करोगी। तो ऐसे केस में यहाँ देखो क्वेश्चन ये पूछा था कि एम्प्टी स्पेस बिटवीन द शेयर्ड बॉल्स एंड हॉलो बॉल्स एज शोन इन द डायग्राम, ये क्या है। तो मैडम ये कौन सा वॉइड है, अगर तुम इस फिगर को ध्यान से देखो तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तुमने एक्चुअल में पेपर में कुछ अजीब ही मार्क कर दिया, इसका आंसर था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तुमने इसका आंसर मार्क किया है हेक्सागोनल वॉइड। हेक्सागोनल वॉइड तो कोई हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ये देखो हमारे सिलेबस में दो ही वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मतलब जब हम 2 डायमेंशनल HCP पढ़ते हैं तो वो सब तुम नोट्स कॉपी में देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ट्रायंगुलर वॉइड्स कब बनते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कब बनते हैं। बट एकदम सिंपल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 3 पेज में तुमने टोटल 3 गलतियाँ की हैं। ये कुछ हद तक लॉजिकल है इनमें गलतियाँ करना। इसमें देखो 35 में कैलकुलेशन एरर हुई है, ठीक है। पहली बार जब मैंने, ऑब्वियस है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व हम पाई इक्वल टू CRT से ही करेंगे। पाई की जगह तुम 0.3 ATM डालोगी, कंसनट्रेशन की जगह लिखोगे मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह 3, आर की जो वैल्यू है आर की जगह मैंने एक्चुअल में शॉर्टकट इस्तेमाल किया था 1/12, तो मेरा आंसर आ नहीं रहा था। तो 1/12 ना इस्तेमाल करके तुम्हें जो आर की वैल्यू दी है वही इस्तेमाल करनी है, 0.0821। टेम्परेचर तुम्हें दिया हुआ है 300 केल्विन, ठीक है। और 0.9 अपॉन 0.0821 इंटू 300, मोल्स की जगह लिखोगी मास बाय मोलर मास। मास तुमको ढूंढना है, मोलर मास तुमको दिया है। तो जब तुम ये 108 को यहाँ शिफ्ट करोगी, प्रॉपर कैलकुलेशंस करोगी, तो एक्चुअल में आंसर ये निकल के आ रहा है 3.95। और तुम्हारा आंसर तो कुछ अलग ही आया था, तुमने तो मेरे दिए हुए ऑप्शन को भी काट के अपना ऑप्शन लिख लिया था। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस पर भी देखना कि यार कैलकुलेशन मैंने कहाँ एरर कर दिया, क्या कर दिया, है ना, ये नहीं होना चाहिए। फिर उसके अलावा तुमने जो गलत किया है, क्वेश्चन नंबर 33 बोला है कि ऐसा कौन सा हम आपको जो नीचे कंपाउंड दे रहे हैं उसकी सल्यूबिलिटी में टेम्परेचर के साथ साथ बहुत ही मिनिमम चेंज आता है। तो अगेन हम हमारी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, ये सॉल्यूशंस वाले चैप्टर का टॉपिक है जहाँ पे सल्यूबिलिटी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो पहले वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये सॉल्यूशंस वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया, यहाँ पे सल्यूबिलिटी शुरू हो गई। और उसके बाद ये देखो ग्राफ, इस ग्राफ में देखो यहाँ पे कुछ ग्राफ में तुम्हें केमिकल्स के नाम दिए। सबसे बॉटम पे जो तुम्हें दिख रहा है NaCl, फिर उसके बाद KCl। तुम देखो कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जो टेम्परेचर के साथ बहुत
एब्रप्टली चेंज कर रहा है। तो तुम ध्यान से अगर देखोगे तो टेम्परेचर के साथ बहुत ही एब्रप्टली जो चीज़ चेंज हो रही है वो है KNO3 काफ़ी हद तक, NaNO3 ये भी। देखो इनके ग्राफ में कर्वी पैटर्न है, दिख रहा है, कर्व क्रिएट हो रहा है। बाकी के जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। तो हमारे पास टोटल दिए हैं 4 ऑप्शंस, ठीक है। 4 ऑप्शन में जो पहला कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ KNO3 और NaNO3 ये दोनों तो नहीं हो सकते। फिर बचता है KBr और NABr। तो अब ध्यान से उसी ग्राफ को देखो। अगर तुम KBr का ग्राफ ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो एक तुम्हें दिख रहा है KBr का ग्राफ इस 50 वाली वैल्यू से शुरू हुआ और एकदम लीनियरली ऊपर 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 जा रहा है, ठीक है। और जो NABr का ग्राफ है वो ऑलमोस्ट काफ़ी देर तक कांस्टेंट रहा और उसके बाद हल्का सा कर्व ऊपर की तरफ है, हल्का सा कर्व। अभी ये गूगल से जस्ट डाउनलोडेड बुक है तो इसमें मार्किंग नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इसको लेना पड़ेगा अलग से। तो किसमें साफ साफ दिख रहा है तुमको कि NABr काफ़ी देर तक कांस्टेंट है, उसके बाद हल्का सा इंक्रीज़ हुआ है। तो ऑब्वियस है कि इसमें फिर जो आंसर आएगा वो रहेगा हमारा NABr। तो इससे ये ज्ञान प्राप्त होता है कि ये जो हमारा ग्राफ है इस ग्राफ से भी इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ग्राफ की स्टडी तुम्हें थोड़ी अच्छे से करनी है, ठीक है। बाकी बल्कि तुम्हें स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं है यार, यहाँ पे तो देखो लिख के दिया है उसने 3 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, NABr, NaCl, KCl चेंज स्लाइटली विथ टेम्परेचर। KNO3, NaNO3 और KBr एब्रप्टली चेंज हो रहा है और Na2SO4 का तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमारी मेहनत तक बुक वाले ने कम कर दी है, तुम्हें सिर्फ वो चीज़ रिकॉल करनी है, याद रखनी है। तो इसका आंसर है NABr। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ तुम्हारी आई है, क्वेश्चन नंबर 39 गलत हुआ है तुम्हारा। क्वेश्चन में ये जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं ना कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, अगर कोई सब्सटेंस पोलर होगा तो पोलर सब्सटेंस ही पोलर में डिज़ोल्व होगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होगा। तो क्वेश्चन वो ये पूछना चाहता है कि जो शुगर होती है वो पानी में डिज़ोल्व क्यों हो जाती है, शुगर के पानी में डिज़ोल्व होने का क्या रीज़न है। तो पहला ऑप्शन जो तुमने मार्क किया है, शुगर एंड वाटर बोथ आर पोलर, शुगर पोलर नहीं है, ठीक है। शुगर मतलब कम्प्लीटली पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। शुगर का अगर तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगी, जो कि बायो मॉलिक्यूल्स में तुमने किया भी है, तो शुगर जो है वो मतलब पूरी तरीके से तो पोलर नहीं है, कुछ हद तक उसका एक पार्ट ही बस पोलर है। तो अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि शुगर क्यों डिज़ोल्व हो रही है, तो वाटर पोलर है इसीलिए उसमें शुगर डिज़ोल्व हो रही है, तो बकवास ऑप्शन है भाई। पानी तो हमेशा ही पोलर रहता है, बट पानी के पोलर होने की वजह से तेल तो उसमें डिज़ोल्व नहीं होता ना। तो पानी चाहे कितना भी पोलर रहे, सामने वाला जो सॉल्यूट है उसका भी नेचर डिसाइड करता है कि वो चीज़ पानी में डिज़ोल्व होगी कि नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट फिर वो बोल रहा है कि शुगर नॉन पोलर है, तो ये गलत है, शुगर नॉन पोलर भी नहीं है। तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि उसमें डबल बॉन्ड O आता है, कीटोनिक अल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, तुमने पढ़ा है बायो मॉलिक्यूल्स में। उन डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O की वजह से चार्जेस होंगे। तो चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, वो कभी भी A और B ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब बचता है ऑप्शन C, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर। देखो पानी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, मतलब पानी के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, लेकिन अब ये है क्या शुगर जो रहता है क्या वो स्वयं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है क्या। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। और वो एसिडिक हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव कैरी करेगा और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। तो अभी जैसे पानी है, जैसे अगर मैं मान लो कोई भी एक सिंपल शुगर ले लो, शुगर में भी इतने टाइप्स होते हैं, माल्टोस, फ्रुक्टोस वगैरह वगैरह। मैं एक सिंपल शुगर लेती हूँ, उस शुगर में ये पैटर्न तो मेरे को पता है, बाकी भले ही मुझे कुछ पता हो कि नहीं पता हो, ये मैं बाकी पूरा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ टॉप पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। लेकिन इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड कोई एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो पानी है, पानी में एसिडिक हाइड्रोजन भी है, जैसे ये पानी का स्ट्रक्चर है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन भी है और इसमें आप लोगों का H भी है। तो जिसकी वजह से कुछ हद तक यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी एक चीज़ हो सकती है, ठीक है, ये माइट भी हो सकती है।
कम्प्लीटली नहीं है कि एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, और जैसा कि हम केमिस्ट्री में जानते हैं कि पोलर डिसॉल्व्स पोलर, ठीक है, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। तो इसीलिए शुगर मॉलिक्यूल को जब हम पानी से मिक्स करेंगे तो एक पोलर और नॉन पोलर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन की वजह से वो डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसका रीज़न है। तो यहाँ पर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो काफ़ी हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है, इसीलिए इसका आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ना कि ये, ठीक है। डोमिनेटिंग फैक्टर की वजह से अपन ने यहाँ पे किया है और कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट पेज तो तुम्हारे लिए सबसे ब्लैक पेज साबित हुआ। तुमने उसमें बहुत सारी एरर की, ठीक है, मतलब भर भर के एरर जो तुमने किया है वहाँ पे किया है। जैसे 42 क्वेश्चन नंबर गलत होना इज़ इक्वल टू पाप, पाप कर दिया तुमने। कैसे पाप कर रहे हो? राउल्स लॉ अपन ने अच्छे से रट्टा मारा है कि जो भी RLVP होता है, चलो अपनी नोट्स कॉपी खोलना ट्यूशन की, वो सब देखना, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से लिखवाई ये चीज़ें कि RLVP जो रहता है वो इक्वल टू रहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है, बराबर, ये अपने लिखवाया। तो यहाँ भी तो वही पूछ रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनमें से किस ऑप्शन से बराबर मैच करेगा। तो किससे बराबर मैच करेगा? वो इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो तुम्हें बी मार्क करना चाहिए था, तुमने सॉल्वेंट ले डाला, ये एकदम बेध्यानी में किया हुआ काम है, ठीक है। इसी का नतीजा तुम्हें क्वेश्चन नंबर 44 में भी भुगतना पड़ा, वो भी तुम्हारा गलत है। इसमें देखो तुम्हें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है, ठीक है, और बोल रहा है कि सॉल्यूट डालने के बाद वेपर प्रेशर ड्रॉप हो गया 0.6, मतलब पहले वेपर प्रेशर 0.9 था, अब वेपर प्रेशर 0.6 हो गया है। तो वेपर प्रेशर में कितने का ड्रॉप आया? 0.3 का ड्रॉप आया, मतलब डेल्टा पी की वैल्यू मेरे पास 0.3 है, ठीक है। और फिर पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन बताओ ए का। अब देखो ए सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, लेकिन जो पढ़ाई हमने की है हमारे अकॉर्डिंग जो RLVP होता है, RLVP तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, सॉल्यूट के बराबर, ना कि सॉल्वेंट। तो पहले तुम RLVP से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालोगे। क्या होता है RLVP? डेल्टा P अपॉन P सॉल्वेंट, यही होता है ना, ठीक है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अभी डेल्टा P कितना है? 0.3, और P सॉल्वेंट कितना है? 0.9। तो 0.3 को जब हम 0.9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/3, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का नहीं आया। फिर बेसिक केमिस्ट्री के नियम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है 1, जिसमें से सॉल्यूट तुमको पता है कितना? 1/3। तो अगर 1 में से 1/3 तुम माइनस करोगे तो यहाँ से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 2/3। और 2/3 को अगर तुमने डिवाइड किया अच्छे से तो तुम्हारा जो आंसर आएगा 0.667, और जो तुमने मार्क कर दिया 0.5। अब मुझे नहीं पता कि तुमने 0.5 कैसे निकाला, क्योंकि RLVP इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी अगर लेकर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर तुम्हारा 1/3 यानी कि 0.3 आता। 0.5 कैसे आया? ये तो एक विचित्र चीज़ है। तो ऊपर एक MCQ गलत हुआ और उसी से रिलेटेड फिर एक न्यूमेरिकल भी अपना गलत हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमने गलत कर दिया है, देखते हैं कौन सा वाला अंडा मारा है। 45 एंड 47, पहले 47 कर लेते हैं उसके बाद 45 जाते हैं। तो देखो 40 क्या गलत किया? 47 तो मतलब कम्प्लीटली इग्नोरेंस का नतीजा है। इतना मतलब इग्नोर करके अगर चलोगे तो गड्ढे में तो फिर गिरना तय है। साफ साफ सवाल में बोल रहा है कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया इज़ इतना। अब देखो सोल्यूशन ऑब्वियस है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके बनाया जाता है, तो यूरिया यहाँ पे जो रोल प्ले कर रहा है वो एक सॉल्यूट का रोल प्ले कर रहा है, ना कि एक सॉल्वेंट का। तो फिर यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो जो यूरिया एक रोल प्ले कर रहा है वो एक सॉल्यूट का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि फिर सॉल्वेंट कौन होगा? सॉल्वेंट यहाँ पे एक पानी होगा। अब पानी का तो इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट दिया नहीं है, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा
हमें अच्छे से पता है 100 डिग्री सेल्सियस है वो। तो तुम उस कैलकुलेशंस करो। कैलकुलेशंस जब तुम करोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि डेल्टा टीवी की एक सर्टेन वैल्यू आएगी। फिर डेल्टा टीवी की वैल्यू तुमको पता है इक्वल टू के बी इंटू एम। तुम्हें उसके बाद के बी की भी वैल्यू पता है। फिर यहाँ से मोलालिटी आ जानी चाहिए थी। तो पता नहीं ये तुमने कैसे गलत कर दिया था। सादा न्यूमेरिकल में पुट करने वाला सवाल है, ये किसी भी कीमत में गलत नहीं होना चाहिए। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 49 तो अदिति मैं क्या बोलूँ। देखो एक केमिकल दिया है एसिटिक एसिड, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60। ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेशन जब करते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन के वाया हमें पता चल जाता है मोलर मास की कैलकुलेशन। लेकिन जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है 60 के बजाय वो 120 हो जाता है। अब 120 क्यों होता है? क्योंकि जो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइमराइज कर जाते हैं, यानी कि दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं। तो 60-60 मिला के हो जाता है 120। ठीक है, तो इसमें वो दोनों पार्टिकल्स आपस में चिपक रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये कहलाता है एसोसिएशन, ना कि डिसोसिएशन। तो जो तुमने आंसर मार्क किया है वो डिसोसिएशन का आंसर मार्क कर दिया है। तुम्हें मार्क करना चाहिए था एसोसिएशन का। ये है इसका आंसर। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसके अलावा 50 वाला गलत हो गया। इसमें भी तुमने कैलकुलेशन एरर की होगी, खैर वो देखते हैं। इसके अलावा जो तुमने गलत किया है 45 में देखो बोल रहा है कि एमालिगम है, एमालिगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम। पहले तो अपन आ जाते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक के ये फ्रंट पेज पे, इस फ्रंट पेज में जो तुम्हें टाइप्स ऑफ सोल्यूशन दिए हैं ये बाय हार्ट रट्टा होने चाहिए, एकदम बाय हार्ट रट्टा होने चाहिए। तुम अगर इसमें एरर करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा, राइट। अब देखो इसमें होता ये है कि हम लोगों को एमालिगम देखा, हमें पता चल गया है कि मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड है और सोडियम उसको आप डाल रहे हो वो एक सॉलिड है। अब इसमें जो सबसे बड़ी एरर हम लोगों ने की है, तुमने जो की है वो ये कर दी है क्या कि ऑप्शन मार्क करके दिया है यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड, ये मार्क कर दिया है। ठीक है, सॉलिड डाला हमने आपके लिक्विड में, तो ये तुमको नहीं करना है। इसका आंसर होगा लिक्विड इन सॉलिड। ये वाला एरर हो गया है। ठीक है, जब भी हम लोग लिखते हैं कि सॉलिड इन लिक्विड वगैरह वगैरह, जब भी इस तरीके की चीज़ें हमको लिखनी होती हैं तो हमेशा जो तुम्हें चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि जो सॉल्यूट है वो पहले लिखना है, इन लगाना है उसके बाद तुम्हें सॉल्वेंट लिखना है। ये काम करना है तुमको। सॉल्यूट डिजॉल्व होता है ना, क्योंकि सॉल्वेंट में जो बेसिक डेफिनेशन है केमिस्ट्री की वो ये है ना, सॉल्यूट मतलब डिजॉल्व होने वाला, सॉल्वेंट मतलब डिजॉल्व करने वाला। तो सॉल्यूट डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट में, यानी कि हम इसको लिखेंगे सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्योंकि एमालिगम मर्क्यूरी में डिजॉल्व होने वाला है। ये देखो, मुझे कैसे पता, इस चार्ट में पढ़ो, एमालिगम ऑफ मर्क्यूरी वाले चार्ट में पढ़ो, ये पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। क्या देखो, सॉल्यूट किसको बोला है, वो लिक्विड को बोल रहा है, और सॉल्वेंट किसको कह रहा है, सॉलिड को। तो इसको कहेंगे लिक्विड इन सॉलिड। तो ये बेसिक एरर है, इसमें बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। वो ग्रीन चार्ट तुम्हें एकदम अच्छे से याद होना चाहिए अपने महाराष्ट्र बोर्ड का। ठीक है, उसका सॉल्यूट कौन है, उसमें सॉल्वेंट कौन है, ये याद होना चाहिए। और तीसरी चीज़, पहले सॉल्यूट लिखते हैं और इनके बाद सॉल्वेंट लिखते हैं, ये मेरे तुम्हारे को पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 50 गलत हो गया है। 50 देखो, थ्योरेटिकल पेपर तो ये है नहीं कि जिसमें मेरे को स्टेप्स दिख रही हो और मैं तुम्हें ये बता पाऊँ कि तुमने किस स्टेप में गलती की। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो तुमने इसमें कैलकुलेशन एरर कर दी हो, या तो तुमको ये सवाल बना ही नहीं है। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं बस। तो पहले मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, अगर तुमको नहीं बना है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है। और अगर लेट से कुछ स्टेप में गलती हो गई तो देख लेना कि तुमने क्या गलती की वहाँ पे की होगी। तुम्हें यहाँ पे KB दिया है और तुम्हें यहाँ पे KF दिया है, और
भी कुछ कुछ दिया है, पहले डेटा लिख लेते हैं। KB इक्वल टू 0.52, KF इक्वल टू 1.86, ठीक है। फिर एक्वस सोल्यूशन फ्रीजेस एट, वो बोल रहा है कि एक एक्वस है, एक्वस से मतलब साफ साफ पानी की बातचीत कर चुका है, ठीक है। इन जनरल जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, टी सॉल्वेंट, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। तो एक बात मुझे बताओ, जो डेल्टा TF होता है, भाई हमारे सिलेबस में दो चीज़ें हैं, एक है डेल्टा TF और एक है डेल्टा TB, ठीक है। तो डेल्टा TF और डेल्टा TB, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि डेल्टा TF में हम सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर देते हैं, और जब हम डेल्टा TB की बातचीत करते हैं तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का माइनस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में से। ये सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, ये डिफरेंस है। तो अभी तुमको क्या क्या दिया हुआ है? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट दिया नहीं था, हमने अपनी बुद्धि से लिखा, ठीक है, जो कि कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हें ऑलरेडी दिया है माइनस ऑफ 0.186, यानी कि डेल्टा TF यहाँ से आएगा 0.186। तो मुझे डेल्टा TF पता चल चुका है। अब मुझे क्या बताना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। फिलहाल भूल जाओ कि क्या ढूंढना है, तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है। एक ही सॉल्यूशन का KF KB दिया है, एक ही सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, और उसी सॉल्यूशन का वो तुमसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। मतलब एक ही चीज़ के बारे में यहाँ दो केसेस बन रहे हैं। और मैंने कई बार हर चैप्टर में पढ़ाते वक्त ये चीज़ सिखाई है कि जब भी एक ही चीज़ के बारे में दो या दो से ज़्यादा डेटा दिया हो तो उस क्वेश्चन को हमेशा रेशो लेकर करना, तुम्हारी ज़िंदगी सुखद रहेगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, इन दोनों का उठा के बस रेशो ले लेना है। तो क्योंकि इस बार सोल्यूशन सेम है तो मोलालिटी कट जाएगी। इसमें कई लोगों की अप्रोच ऐसी रहती है कि पहले वो लोग डेल्टा TF की जगह डेल्टा TF की वैल्यू डालेंगे, KF की वैल्यू डालेंगे, फिर वहाँ से मोलालिटी ढूंढेंगे, फिर उस मोलालिटी को वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो मोलालिटी फाइंड नहीं करनी, क्या ज़रूरत है? जब आगे जाके वही मोलालिटी डालनी है तो इस वजह रेशो ले लो, कट जाएगी दोनों, बस वैल्यू डालो। डेल्टा TF हमें ऑलरेडी पता है 0.186, डेल्टा TB ढूंढते हैं, बट बोला थोड़ी ना है डेल्टा TB ढूंढने को, ढूंढो तो सही। 0.52 अपॉन 1.86, एक मिनट मुझे दिख नहीं रही है वैल्यूज़, हाँ 1.86। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ध्यान से करते हैं। तो क्या आ जाएगा देखो, 0.186 मल्टीप्लाई बाय 1.86 अपॉन में 0.52 इक्वल टू डेल्टा TB। तो यहाँ से डेल्टा TB आएगा। डेसिमल मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो कैंसिलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। देखते हैं 186 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 52 से तो वो प्रॉपर तो कटने नहीं वाला, ठीक है। तो 186 को कर लो, इधर स्क्वायर कर लो 186 का, 186 इंटू 186 जो कि हो जाएगा 34596। इसका डेसिमल कर लो, पीछे से 3 नंबर बाद पॉइंट है तो 10 की पावर -3 अपॉन में 52। फिर इन दोनों को डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 665.3, 10 की पावर -3। अब देखो डेल्टा TB हमको ढूंढने को इस सवाल में नहीं कह रहा था, वो क्या मांग रहा है इस क्वेश्चन में? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि डेल्टा TB क्या होता है? सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा पानी है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, 100 डिग्री का मतलब 373 केल्विन, बराबर। लेकिन केल्विन में मैं चीज़ें पुट नहीं करती हूँ, डिग्री में करो केल्विन में करो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि
जब हम रेशो लेते हैं तो यूनिट्स ऊपर नीचे सेम वाली कट जाती हैं। तो मैं इसको सेल्सियस में ही ले रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि जब मैंने डेल्टा TF निकाला था तो वो भी मैंने सेल्सियस में ही लिया था, इस वजह से। तो कितना लेंगे, 100। तो यहाँ आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर मैं डेसिमल एडजस्टमेंट करूँ तो ये 0.6653 हो जाएगा। -100 यहाँ शिफ्ट होगा तो +100, और बस तुम्हें ये चीज़ें ऐड करनी है। तो 100.66 आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो भी है 100 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आंसर आएगा। तो तुम्हारा आंसर जो तुमने रिपोर्ट किया है ना, वो ये रिपोर्ट कर दिया है। तुम मेरे अकॉर्डिंग तुमने जो चीज़ कर दी है, पता नहीं कैसे, डेल्टा TV शायद रिपोर्ट कर दिया है। तुमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं। अब देखो मेरा आंसर भी प्रॉपर मैच नहीं कर रहा। मेरा आंसर आ रहा है 66 और वहाँ उसका आंसर आ रहा है 5। तो आप जिस तरीके से कैलकुलेशंस करते हो ना, उस पर भी काफ़ी हद तक आपका आंसर डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति पहले मोलैरिटी निकाल रहा है, फिर मोलैरिटी को पुट कर रहा है, उससे थोड़ा अलग डेसिमल में आंसर आता है, और रेशो लेने पे भी कई बार आंसर हल्का सा अलग हो जाता है। तो मोर और लेस इम्पॉर्टेंट ये है कि आंसर ये होगा, इतना तो हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, इसमें ये आंसर कतई नहीं हो सकता। तो तुमने मेरे अकॉर्डिंग शायद ये गलती की है कि जल्दबाजी में डेल्टा TV को ही अपना आंसर रिपोर्ट कर दिया है। तो डेल्टा TV वो पूछ नहीं रहा है, वो बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इनमें करेक्शन की नीड है। तो जो आसानी से नंबर तुम उठा सकती थी और जो तुमने छोड़ दिए हैं बहुत ही ईजीली, वो ये वाला, ये अपने टेक्स्ट बुक का ही एक कहीं ना कहीं प्रिंटेड फॉर्म है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए था। दूसरा ये 2 नंबर इधर तुमने अंडा दे दिया, 3 बहुत बड़ा अंडा दिया ये। फिर उसके बाद ये 4, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। ये 5, ठीक है, ये चलो शुगर वाला मैं मानती हूँ गलत हो सकता है। फिर RLVP वाले 2, ठीक है, ये देखो कितने हो गए, आई थिंक 7 हो गए। और ये सॉलिड इन लिक्विड वाला ये एक 8। फिर ये यूरिया वाले तक गलत कर दिए 9, और ये 10। ये चलो एसिडिक एसिड भी मान लिया कि इंसान को याद नहीं था कुछ। तो तुम्हें आए हैं 50 में 36, ठीक है, बट 10 नंबर तुम फ्री के देकर आई। तो ऐसा नहीं करना CT के पेपर में। खैर, तो ये मेरी एनालिसिस है। गूगल से सोल्यूशन देखना अलग होता है और किसी टॉपिक को समझ के अलग होता है, इसीलिए तुम्हारे लिए ये वीडियो सोल्यूशन बनाया गया है। इसमें जो गलतियाँ हुई हैं, जैसे डाइपोल मोमेंट वाली, इनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग है CT का सिलेबस, और अपन ने पढ़ा भी है, तो इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करके ही CT के पेपर में बैठना है, ओके।